फंसे हुए थे, तो किस तरीके की परिस्थितियाँ? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमको क्रॉस करना था और लगभग वो 3 महीने का समय था जब मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी। ड्रोन आ रहे थे अमेरिका की तरफ से, उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। तो कहीं न कहीं एक कंज़र्वेशन मोड तो है। भी एक ऐसे युवा हैं जो कि काफी लंबे समय तक इस युद्ध भरी परिस्थिति में वहां पर फंसे हुए थे, जिनका नाम रुद्रांश चौबे है। 22 साल के हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और मर्चेंट नेवी में जो है वो देखिए कार्यरत हैं। उनसे जानेंगे, आप जब वहां पहुंचे और फंसे हुए थे तो किस तरीके की परिस्थितियाँ? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपको। और चूँकि हम सूडान से सऊदी की ओर जा रहे थे मे बी मिड वीक ऑफ फरवरी में, तो हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस किया उसी दौरान। और हमको चूँकि वापस सऊदी से एक कार्गो लेके हमें इजिप्ट जाना था, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमको क्रॉस करना था। और सऊदी में ही बीच में हमें पता चला कि ईरान नेवी ने अनाउंस किया रेडियो में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुका है और आगे हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शंस क्लियर है नहीं, हमें क्या करना है, क्या हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करना है कि नहीं करना है। उसके बाद कंपनी और कैप्टन डिसाइड करते हैं कि हम शॉर्ट वॉयज में इस कार्गो को बहरीन में अनलोड कर देंगे। फिर हम सऊदी से बहरीन गए, फिर बहरीन के बाद हम बीच पर्शियन गल्फ में खड़े रहे, एक तरह से ड्रिफ्टिंग किया हमने। और उसके बाद हमें ऑर्डर्स मिलते कि हम कतर जाएंगे यूरिया लेने के लिए। फिर 20 दिन का वो टेन्योर था कि हम कतर में थे, लोडिंग किया हमने और फिर कुछ टाइम तक हम वहाँ भी एंकरेज पर रहे। उसके बाद हम दुबई मूव किए और लगभग 1.5 महीने के आसपास हम दुबई में एंकरेज किए। जो परिस्थिति आपने देखी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण था, तो कितने दिनों तक आप जो शिप में थे? ऑलमोस्ट अगर मैं काउंट करूँ सऊदी से लेके अभी मेरा एंड ऑफ द करियर, एंड ऑफ द टेन्योर, तो लगभग वो 3 महीने का समय था जब मैंने ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करी। इनके जो फादर हैं वो भी हमारे साथ है। सर, क्योंकि ये जो परिस्थिति थी सभी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, भारत में भी जो बॉर्डर क्रॉस एरियाज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही थी, आपके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि आपका जो बेटा है वो वहाँ पर फंसा हुआ? जी, मैं यहाँ से हम लोग सभी न्यूज़ में देख रहे थे और चूँकि रुद्रांश से हमारी बात होती रहती थी, बीच का कुछ टेन्योर था ऐसा जिसमें 7-8 दिन बात नहीं हुई। जब इसको मौका मिलता था तो मैसेज ड्रॉप कर देता था कि वी आर सेफ हियर। और हमेशा रुद्रांश ने ये बताया कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम ज़्यादा वरी नहीं थे। लेकिन यहाँ आने के बाद बताया उसने कि जब ये बहरीन में अपना कार्गो डिस्चार्ज कर रहे थे, उसी समय युद्ध के दौरान जो ईरान की तरफ से ड्रोन आ रहे थे, अमेरिका की तरफ से उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था, तो वो ड्रोन हवा में ऊपर आपस में टकरा कर फट रहे थे। और ये इसका आंखों देखा हाल है, ये यहाँ आने के बाद बताया। और कुछ जहाज़ जो दूर में थे उन पर अटैक किया गया, तो उनकी स्थिति भी रुद्रांश ने यहाँ बताई। तो हम वहाँ ज़्यादा उस समय चिंतित नहीं थे, लेकिन आने के बाद जब बताया तो चूँकि मामला निकल चुका है, रुद्रांश सेफली घर आ गया है, तो वी आर वेरी हैप्पी। रुद्रांश, अगर हम बात करें युद्ध की, तो भारत में सरकार ये कह रही थी कि उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास उतना रिजर्व है, उतना स्टोरेज है। आपने वहाँ पर क्या कुछ किया? जैसे काफ़ी हद तक ट्रेड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। मैं तो मतलब इसको एक स्मॉल स्केल वॉर नहीं बोलूँगा। ऑयल टैंकर्स और गैस कैरियर्स और जितना भी बल्क में कार्गो आता है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हुआ इस चीज़ से। और कहीं ना कहीं अब ग्लोबल ट्रेड जो है वो गल्फ़ पे डिपेंडेंट ना होके अब दूसरी जगहों पे भी डिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि गल्फ़ का जो ऑयल रिज़र्व है वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज अब अपने तरफ नहीं ला पा रही है। और काफ़ी हद तक भारत भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ है, बट कहीं ना कहीं हम रशिया के थ्रू और बाकी कंट्रीज़ के थ्रू इस चीज़ की पूर्ति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कंजर्वेशन मोड तो है इंडिया में। और मतलब कहीं ना कहीं एक स्कैरसिटी भी थोड़ी बहुत एक लेवल तक है, बट आई थिंक कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज़ को बड़ा एक क्राइसिस मैनेजमेंट में और एक सेवियर मोड में हम इस चीज़ को करते हैं, हम एनर्जी रिजर्व करके रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को भी कोप अप कर सकते हैं। आपके परिवार वाले बता रहे हैं कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी आपने ऑन द फ़ोन कॉल नहीं बताया, आपने घर आकर के बताया, तो क्या मन में डर था, टेंशन था कि परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे? चूँकि देखिए ऐसी सिचुएशन अगर हम घर पे या फिर कहीं भी डिस्क्लोज़ करते हैं तो परिवार वाले तो काफ़ी हद तक टेंशन में आते ही हैं, साथ ही साथ बाकी लोग भी इस चीज़ से पैनिक हो जाते हैं। और अगर मेरा परिवार मुझे
फोर्स करता कि मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के आऊँ, तो कहीं ना कहीं बाकी क्रू मेंबर्स का भी मोराल डाउन होता, वो भी सोचते कि हमको भी छोड़ना है। और तो हमारा वैसे यही कोशिश थी कि हम सब आपस में एक एज अ 22 मेंबर की फैमिली रहें और एक दूसरे को मोटिवेट करें। और चूँकि कैप्टन और हमारी कंपनी की सबसे पहली पॉलिसी यही थी कि अगर हम अपने काम पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस वॉर से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे, और वो एक मन में एक डर और एक खौफ और एक कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक हम दूर कर सकते हैं इस कभी भी मन में एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा फंस गए हैं या फिर यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स लगातार आते रहते हैं मन में, डिप्रेशन भी होता है, एंजाइटी भी होती है कि आगे क्या होगा। जी खैर, एक तो ह्यूमन नेचर है, वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन है, एक पैनिक है, वो सब चीज़ें मिक्स्ड रिएक्शन कभी कभी आता है। बट चूँकि हम लोग काफ़ी हद तक काम कॉन्सेंट्रेटेड थे, हम काम करते थे अपना, तो ये सब थॉट्स हम काफ़ी हद तक अवॉइड करते थे कि अगर ये सब थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहा है तो हमसे काम भी नहीं होगा ढंग से, और शिप का भी काफ़ी हद तक लॉस भी होगा, क्योंकि ह्यूमन पावर इज़ नॉट मोटिवेटेड इन दैट केस। तो काफ़ी हद तक मैंने सब चीज़ों को भी दूर रखा, और वही है कि हम आपस में बात करके सब चीज़ें सॉर्ट भी कर लेते हैं। आपने जो है ड्रोन्स को फटते हुए देखा, जैसे आपके फादर बता रहे, मिसाइल्स वगैरह भी आपने देखी, वो जिस तरीके से गिर रही थी वहाँ पे क्या कुछ सिचुएशन थी, लोगों का क्या हालत है? देखिए, वैसे तो कोलैटरल डैमेज इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, और चूँकि ड्रोन्स जो हैं वो ईरान के साइड से आ रहे थे और इंटरसेप्ट भी हो रहे थे ऑन एयर, तो काफ़ी हद तक खैर एक तरह से एक सिविलाइजेशन डैमेज भी हुआ है थोड़ा बहुत, मतलब सिविलियंस को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हुआ है। बट चूँकि वॉर एक तरह की उस समय एक पीक पे थी, तो उस समय ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, बट धीरे धीरे चूँकि वॉर सीज़ फायर भी हुई बीच में, और कहीं ना कहीं सिविलियन एसेट्स पे ना अटैक करके वो मिलिट्री बेसिस पे भी अटैक गए, और जितने भी टर्मिनल्स हैं उन पर अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं एसेट्स पे और जो भी एक तरह के जैसे टर्मिनल्स हैं, ऑयल टर्मिनल्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, उन पे अटैक हुए रेदर देन ऑन सिविलियंस। तो ये आपने सुना रुद्रांश को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी सिचुएशन उन्होंने देखी, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो अभी भी लगातार जारी है, तनाव की स्थिति है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा देश जो है इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रधानमंत्री ने अभी कई सारी हिदायतें दी है, लेकिन इसके साथ साथ जो युद्ध की परिस्थिति है वो धीरे धीरे अब कंट्रोल में नजर आ रही है, और इसके साथ यही उम्मीदें हैं कि आगे चल के जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाए। कैमरा पर्सन गणेश के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर।